नमस्कार मित्रों आज हम एक बहुत ही फेमस बुक रिव्यू करेंगे। बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डहेग। ऑथर ने बुक को 3 हिस्सों में बांटा है: हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हैबिट ऑफ सोसाइटीज। ऑथर कहते हैं मैन इज अ मास ऑफ हैबिट्स, क्योंकि हैबिट में हमें ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। दीज आर द ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा डिसीजन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑथर बताते हैं कि हम अगर कीस्टोन हैबिट्स आइडेंटिफाई कर लें और उनको चेंज करें तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं, बहुत कम एनर्जी के साथ। हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स में ऑथर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें यूजीन नामक एक व्यक्ति है जिसका बेसल गैंग्लिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉर्निंग वॉक खुद से कर सकता है। उसे नहीं पता कि घर के अंदर किचन कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्रिज में जाकर अपनी खाने की चीज़ें ले सकता है, क्योंकि हैबिट की वजह से ऐसा वो कर पा रहा है। हैबिट को समझने के लिए ऑथर हैबिट लूप डिस्क्राइब करते हैं जिसके 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज क्यू, सेकंड इज रूटीन एंड थर्ड इज रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। ऑथर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये प्रूव करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी क्यू और रिवॉर्ड में सेम रहती है, यानी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लेकिन रिवॉर्ड से पहले रूटीन में एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम किसी काम को बार बार करते हैं और वो आपके हैबिट लूप का हिस्सा बनता है तो उस समय ब्रेन की एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ऑथर कुछ एक्सपेरिमेंट्स का हवाला देते हैं जिसमें एक रैट एक्सपेरिमेंट है, एक मंकी एक्सपेरिमेंट है, और उससे ये प्रूव करते हैं कि क्यू और रिवॉर्ड के समय ब्रेन की एक्टिविटी अधिक है, लेकिन रूटीन के समय ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। आदत चेंज करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यू क्या है, रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या है। आमतौर पर क्यू और रिवॉर्ड को बिना छेड़े रूटीन बदलकर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इसमें ऑथर 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एल्कोहल। जब भी आपको एंजाइटी होती है, एंजाइटी इज अ क्यू, आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि आपका एल्कोहल कंजप्शन का क्यू क्या है। तो आपने फॉर एग्जांपल फाइंड आउट किया कि जब भी आपको एंजाइटी होती है आप वो एल्कोहल का सेवन करते हैं और आप एंजाइटी कम हो जाती है। इसी को चेंज करने के लिए जब भी आपको एंजाइटी हो आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं। एल्कोहल एनोनिमस नाम का एक ग्रुप है जिसने इस कंसेप्ट को यूज किया है। तो जब आप दोस्तों के पास जा सकते हैं तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। दूसरा, एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक लड़की को नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम थी। जब उससे पता गया कि आप आइडेंटिफाई करो कि कब आप नेल बाइटिंग से पहले कैसा फील करते हो, तो उसका कहना है कि उसको कुछ टेंशन फील होता है नेल्स में, उसके बाद नेल बाइटिंग करती है, उसके बाद उसको रिलीफ फील होता है। उसे बताया गया जब भी टेंशन फील हो यानी क्यू हो आप अपने हाथों को अपनी पॉकेट्स में डाल लीजिए। उसने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसकी नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा एग्जाम्पल है स्मोकिंग। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्यू फाइंड आउट किया। ऑफिस में जब भी व्यक्ति बोर होता है वो कैफेटेरिया में जाता है, स्मोकिंग करता है और उसकी बोरियत रिलीव हो जाती है। अभी इसमें कैफेटेरिया में जाने के बजाय जब भी वो बोर होगा वो अपने दोस्तों के पास जाएगा और बोरियत रिलीव हो जाएगी। यानी आपने देखा क्यू और रिवॉर्ड, यानी क्यू और रिवॉर्ड सेम है, लेकिन हमने रूटीन को चेंज कर दिया। इसी प्रकार किसी भी आदत को हम बदल सकते हैं। दूसरे पार्ट में ऑथर बताता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसमें 1987 में एल्कोआ एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका का जिक्र करते हैं, जिसमें न्यू सीईओ पॉल ओ नील नियुक्त किया जाता है। पॉल ओ नील सिर्फ एक आदत पर फोकस करते हैं, वर्कर्स सेफ्टी, और वर्कर सेफ्टी के माध्यम से वो कंपनी की ग्रोथ लगभग 5 गुना तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि वर्कर सेफ्टी पर फोकस करके वो सभी की आदतें धीरे धीरे सेफ एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंट की ओर लेके जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऑथर देते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, स्टाफ को ट्रेन करती है किसी भी अनफेवरेबल अनवांटेड सिचुएशंस के लिए। वो अनवांटेड सिचुएशंस क्यों हैं और उसमें आपको कैसे मैच्योरली रिएक्ट करना है, वो आपका रूटीन है।
इंडिविजुअल्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो उनकी हैबिट बन जाती है, और यही कारण था स्टारबक्स की सक्सेस का। इसी पार्ट में ऑथर बताते हैं कि विल पावर इज लाइक अ मसल। जैसे मसल को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसी प्रकार विल पावर को भी विल पावर की एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसमें ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं। टारगेट नाम की कंपनी वो पता लगा लेती है कि उसके क्लाइंट्स को क्या चाहिए। इसके लिए वो उनकी हैबिट्स पर फोकस करती है, वो क्या परचेज कर रहे हैं, और स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करती है। इससे टारगेट को पता लग जाता है कि उनके कौन से फीमेल क्लाइंट्स माँ बनने वाली हैं, और वह उन्हीं को सिलेक्टिव कूपन्स भेजने लगता है। दूसरा एक एग्जांपल है कि किसी सॉन्ग को कैसे हिट किया जाए। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स की मदद से सिलेक्टिव पैटर्न पता लगाए जाते हैं कि कौन सा सॉन्ग हिट होने लायक है, और बार बार उसको बजाया जाता है। शुरुआत में जब उसको बजाएंगे तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको ऑलरेडी फेमस सॉन्ग्स के बीच में सैंडविच करके बजाया जाता है। सो धीरे धीरे ये सॉन्ग फैमिलियर हो जाता है और लोग उसको सुनने लगते हैं। ऑथर ने बुक के तीसरे हिस्से में हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। वन इज सैडलबैक चर्च एंड सेकेंड इज मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट। मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट में वीक एंड स्ट्रॉन्ग टाइज का जिक्र किया गया है। स्ट्रॉन्ग टाइज यानी हम जिनको डायरेक्टली जानते हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, और वीक टाइज यानी जो हम इनडायरेक्टली जानते हैं। ऑथर ने बताया है कि पीयर प्रेशर वॉज द बिग कंट्रीब्यूटर इन मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट बिकॉज पीयर प्रेशर इंक्लूड्स वीक टाइज एंड स्ट्रॉन्ग टाइज। दूसरा एग्जाम्पल ऑथर ने इस सेक्शन में दिया है सैडलबैक चर्च का, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक के थ्रू और लोगों की छोटी छोटी आदतों की मदद से उसे अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनाया गया। मित्रों, ये बुक बहुत अच्छी है और बेसिकली हमें सिखाती है कि हमें अपनी आदतों पर फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी आदतें जो हम डालते हैं वो भविष्य में हमारी सफलता का कारण बनती हैं। नमस्कार मित्रों।